नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम कनौजे आज की हमारी खुशियों की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो है बच्चों में फोकस का विकास, आज की जरूरत। आइए, मैं आपको इससे संबंधित एक प्रसिद्ध कहानी सुनाती हूँ। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उनके पास गए और उन्होंने लगातार कई बार सही निशाने लगाए। अब यह देखकर उन लड़कों ने हैरानी से पूछा कि सर, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि यदि तुम अपना पूरा ध्यान लगाओगे तो जरूर अपने जीवन में एक्सीलेंस हासिल कर सकोगे। विवेकानंद जी के अनुसार हम माइंड को इस प्रकार फोकस करें कि यह एक सर्च लाइट की तरह कार्य करने लगे, जो अंधेरे में पड़ी किसी वस्तु को भी साफ साफ दिखा देती है। तो दोस्तों, फोकस एक ऐसा गुण है जिसकी आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है। हर बच्चे, युवा, बड़े को आगे बढ़ने के लिए इसे डेवलप करना पड़ता है। क्या ऑनलाइन पढ़ाई और आज के इस कंपटीशन के समय में छात्र और हम सभी इस फोकस की कमी को महसूस कर रहे हैं? क्या फोकस और खुशी के बीच भी कोई संबंध है? इन सभी प्रश्नों का जवाब आज हम खोजेंगे न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से। आज हमारे साथ हैं हमारे पैनलिस्ट श्रीमती सुरभि सहाय जी, जो कि ब्राइटर माइंड्स की नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर यतिन खेर जी, जो एक न्यूरो कंसल्टेंट एवं स्पाइन सर्जन है, और साथ ही वह ब्राइटर माइंड रिसर्च टीम के सलाहकार भी हैं। साथ ही हमारे साथ होंगे कुछ यंग माइंड्स जो इस विषय पर खुलकर अपनी बात हमारे साथ साझा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। यतिन जी, आप सुबह से शाम तक ओपीडी में पेशेंट्स के प्रश्नों का जवाब देते रहते हैं, तो आज मैं आपसे प्रश्न ना पूछकर यह जानना चाहूंगी कि क्या आप हमें इस विषय पर स्वयं क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सेमिनार में इनवाइट किया और मेरे कुछ व्यूज व्यक्त करने के लिए मुझे अवसर दिया। ज़्यादातर टाइम जैसे आपने मुझसे कहा कि ओपीडी में मरीज मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, तो आज शुरू करने के पहले मैं आप सब श्रोता लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि फर्ज कीजिए कि ये सेमिनार खत्म होने के बाद यदि आपको पता चलता है कि आपकी जान जाने वाली है, तो आप लोग क्या करेंगे? मैं इस सवाल का आपको उत्तर देने के लिए लगभग 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग जो चैट बॉक्स है उसमें चाहे तो आप अपने उत्तर दे सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे लगता है 5 मिनट में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो मैं तो बस भगवान से प्रेयर करने बैठ जाऊंगी। ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। मैंने ये कहानी एक किताब में पढ़ी थी और उसमें लाइफ में जो बहुत अच्छा एक्सेलेंस हासिल कर चुके कुछ लोगों से सवाल किया गया था, और जैसे आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए, वैसे उन लोगों ने भी अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए थे। पर उसमें से एक फुटबॉलर था जिसने बोला कि यदि मैं फुटबॉल का मैच खेल रहा हूं और यदि मुझे पता चलता है कि मेरी 5 मिनट में जान जाने वाली है, तो मैं वो फुटबॉल का मैच पूरा कंप्लीट करूंगा। मुझे ये जो उत्तर उस फुटबॉलर का था ये बहुत भा गया, क्योंकि वो इस क्षण में जी रहा था। उसको 5 मिनट बाद क्या होने वाला है ये उसको कुछ भी उसकी चिंता नहीं थी। चिंता जो थी वो उस गेम में सफलता प्राप्त करे, उस गेम में सही मायने में खेले, ये उसके मन में था। तो दिस इज व्हाट फोकस इज ऑल अबाउट। हम जिस क्षण में काम कर रहे हैं उस क्षण में हम अपनी पूरी की पूरी शिद्दत से उस क्षण को जिए। दिस इज व्हाट इज फोकस ऑल अबाउट।
तो ये पहला मैंने आपसे सवाल पूछा। अब एक छोटी सी स्टोरी आप सब लोगों को फिर से पूछता हूं। आप सब लोग को अगर मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको शादी में इनवाइट किया है और वहां पे आपको जो भी डिश अच्छी लगती है वो आप सब लोग खा रहे हैं, और बनी बात है कि आप सब लोगों को वो डिश खाने में मजा आ रहा है। तो मैं आपसे इमेजिन करना चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि आप कुछ खा रहे हैं और आपको वो अच्छा लग रहा है। कुछ क्षण में अगर मान लीजिए पीछे से कोई व्यक्ति आकर के आपको धक्का देता है या आपसे कुछ ऐसा बोलता है जो आपको अच्छा न लगे, तो क्या फिर भी आपको वो डिश अच्छी लगेगी? हाँ या ना का जवाब आप चैट बॉक्स में विद इन 5 सेकेंड्स आप दे सकते हैं। सुरभि जी, पूनम जी भी आप चाहे तो यू कैन। क्या आपको अगर वो डिश पहले खा रहे थे, पीछे से आकर के किसी ने कुछ बोला, तो क्या वो आपको डिश उसी तरह अच्छी लगेगी या अच्छी नहीं लगेगी? हाँ या ना, कुछ थोड़ा भी जवाब हो। लगता है बिगड़ेगा। बिगड़ेगा, जरूर, हाँ। मोस्टली बिगड़ेगा। तो जिसका मतलब ये है कि जो आपको खाने में मजा आ रहा था वो उस खाने में नहीं है। अगर उस खाने में मजा आ रहा होता तो किसी ने पीछे बोलने के बाद भी आपको खाने में उतना ही मजा आना चाहिए, पर वो मजा नहीं आता। नहीं इसीलिए आता क्योंकि आपका जो ध्यान तब तक, जो आपका फोकस था वो उस खाने पे था, इसीलिए यू आर एंजॉइंग दैट फूड। जब कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने आपका फोकस उस खाने से हटा दिया है तो आप उस खाने को एंजॉय करना बंद कर देते हो। विच मीन्स कि जब तक आप फोकस कोई चीज के ऊपर नहीं करते तब तक एंजॉयमेंट उस चीज की करना इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। सुरभि जी, आप इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, मैं जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यतिन, हमें इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछ के सोचने पे मजबूर करने के लिए। और मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो आज आए हैं और हमारे साथ अपना समय दे रहे हैं। तो मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगी। ये पुराने समय की कहानी है। एक गुरु रहते हैं और वो अपने शिष्यों को फोकस के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो उस समय पे आर्चरी, तीर धनुष का काफी प्रचलन था, लोग सिखाते थे और उससे फोकस काफी डेवलप होता था। तो जब ये सिखाते थे तो इनके कई सारे शिष्यों में से एक शिष्य बहुत अच्छे से सीख गया और वो इतना अच्छा तीर धनुष चला लेता था कि जब उसने पहला तीर मारा तो किसी पेड़ के तने के बीचों बीच मार पाता था और दूसरे तीर से पहले तीर को स्प्लिट कर पाता था। इतना जबरदस्त उसकी स्किल डेवलप हो गई। गुरु भी बहुत खुश थे उससे और धीरे धीरे उसको भी लगने लगा कि भाई उसकी स्किल काफी डेवलप हो गई और वो सबको बताता था कि देखो इतना अच्छा मैं कर लेता हूँ और काफी खुश रहता था उस मुद्दे पे। तो धीरे धीरे गुरु को लगा कि अभी तो देखो बहुत सीखना बाकी है, तो इनको मैं एक और शिक्षा देता हूँ। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग आज से 15 दिन बाद एक नई जगह पे जाके ट्रेनिंग करेंगे। तुम लोग अच्छी प्रैक्टिस कर लो जो तुमने सीखा है और हम लोग जाके उसकी नई जगह पे फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो सब खुश थे। उस प्रैक्टिस के दौरान उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, सबने काफी कोशिशें की। 15 दिन बाद वो लोग एक नई जगह पे गए। अब वो नई जगह कैसे थी? 2 पहाड़ियां थी और वो 2 पहाड़ियों को एक पेड़ से जोड़ा हुआ था। एक पेड़ इन 2 पहाड़ियों को जोड़ रहा है, तो नीचे पूरी घाटी है। तो गुरु ने बोला कि अब नया चैलेंज ये है कि स्किल तो वही है, करना वही है कि जो सामने पेड़ है उसके ऊपर तीर मारना है और उसके बाद एक तीर से उस पहले तीर को स्प्लिट करना है। तो मैं पहले करके दिखाता हूँ, उसके बाद तुम लोग कोशिश करो, तुम लोग तो बहुत अच्छा कर लेते हो। तो गुरु गए, वो जो बीच में पेड़ उनको डिवाइड कर रहा था हिल्स पे, उसके बीचों बीच खड़े हुए उन्होंने तीर मारा पेड़ पे। उसके बाद दूसरा मारा जिससे पहला तीर स्प्लिट हो गया और वो क्रॉस करके दूसरी तरफ चले गए।
फिर उन्होंने आवाज लगा के उस शिष्य को बुलाया जो बहुत अच्छे से मार लेता था। उन्होंने कहा तुम तो एक्सपर्ट हो इसमें, अब तुम करके दिखाओ। तो वो आने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तो जैसे ही वो उस पेड़ के, जब वो जो पेड़ डिवाइड कर रहा था उसके बीचों बीच पहुंचने लगा, तो बहुत डर, बहुत सारी एंजाइटी उसको होने लगी, क्योंकि नीचे घाटी है, थोड़ा सा भी फिसले तो सीधा नीचे गए। तो उसको एक डर जैसा होने लगा और वो नहीं फोकस कर पाया। उसने कोशिश की लेकिन वो तीर उस पेड़ की जगह कहीं और जाके गिरा और फिर वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसने बोला गुरुजी प्लीज मुझे आप सिखाओ, समझाओ, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा हूँ उस पे मारने के लिए। तो वो स्किल जो मुझे आती थी, मुझे तो लग रहा है मुझे अब कुछ भी नहीं आता है इसमें। तब गुरु ने उसको दूसरी तरफ बुलाया और फिर उन्होंने वो नई शिक्षा दी सबको कि देखो, जब तक कंडीशन ऑफ माइंड तुम्हारी प्रॉपर नहीं है, जब तक तुम प्रॉपर स्टेट में नहीं हो, तब तक फोकस कभी भी तुम्हारा हिल सकता है। तो जैसा डॉक्टर यतिन ने बोला कि खाना खाते समय किसी ने धक्का दिया, तो छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन ऑफ माइंड स्टेबल नहीं है। पतंजलि के जो योग सूत्रास हैं उनमें भी वो 5 स्टेट्स की बात करते हैं। मतलब फोकस एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो जो 5 स्टेट्स हैं उसमें जैसे पहली है मूढ़ा अवस्था। तो उसमें हम पड़े रहते हैं लेथार्जिक, जैसे कई बार हम संडे को फील करते हैं कुछ नहीं हिलना, पड़े रहो आराम से, नो। दूसरी अवस्था है क्षिप्त स्टेट, जिसमें रेस्टलेस रहते हैं, बस थॉट्स आते जा रहे हैं, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, खुद की अवेयरनेस नहीं पता चल रही, बस होते जा रहे हैं, थॉट्स होते जा रहे हैं। तो वो रेस्टलेस स्टेट, उसमें भी कुछ प्राप्त करना मुश्किल है। जो तीसरी स्टेट है विक्षिप्त स्टेट जिसको बोलते हैं, उसमें हमारा माइंड प्री ऑक्यूपाइड रहता है। किसी हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं उसके ऊपर सोच रहे हैं तो प्री ऑक्यूपाइड रहता है। जो चौथी स्टेट है वो है एकाग्र स्टेट, कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड। उसमें आप कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको नहीं हिला सकता, आप अपनी विल से अपनी फोकस को, अपनी अवेयरनेस को हिलाते हो। जो पांचवी अल्टीमेट स्टेट है निरुद्ध स्टेट बोलते हैं, रेस्ट्रेन्ड स्टेट ऑफ माइंड, उसमें बिल्कुल यू गेट मास्टरी ओवर योर माइंड। तो ये जो स्टेट्स हैं, ये जो कंडीशन है फोकस्ड माइंड की, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो फोकस एक स्टेट ऑफ माइंड। अपने शरीर की ट्रेनिंग करते हैं, मान लो मसल ट्रेनिंग करते हैं या शरीर हम बिल्डअप कर सकते हैं, वैसे ही माइंड का भी फोकस बिल्डअप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। मूढ़ा स्टेट, क्षिप्ता स्टेट से एकाग्र स्टेट में ला सकते हैं माइंड को क्या? बिल्कुल। तो अगर हम पूछे कि कैसे, तो इसका एक बहुत खूबसूरत जवाब भगवत गीता में हमको मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं कि देखो अर्जुन, खुश तो इस दुनिया में हर कोई रहना चाहता है, जानवर हो, इंसान हो, हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन तुम खुश कैसे रहोगे जब तक पीस ऑफ माइंड नहीं है, जब तक तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अराउंड पीस नहीं है, तुम खुश कैसे रहोगे? पीस कैसे आएगा अगर तुम्हारे में मनन करने की शक्ति नहीं है? फिर वो पूछते हैं बताओ अर्जुन, मनन करने की शक्ति कहाँ से आएगी जब तक तुम्हारा माइंड फोकस्ड नहीं है? और माइंड फोकस्ड कैसे होगा जब तक वो मेडिटेटिव स्टेट नहीं है, माइंड की कंडीशन नहीं है, प्रॉपर माइंड की कंडीशन नहीं है, तब तक फोकस कैसे आएगा? तो कंडीशन ऑफ माइंड तो एक तरह से बेस हो गया, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसके आगे। तो जितने लोग मेडिटेट करते हैं वो तो जानते हैं, एक्सपीरियंस किया है उन्होंने कि कैसे हमारा अपने आप धीरे धीरे फोकस डेवलप होने लगता है जब हम उस स्टेट में रहने लगते हैं। लेकिन ब्राइटर माइंड्स में हम क्योंकि बच्चों की बात करते हैं, टीनेजर्स की बात करते हैं, तो उनका हम कैसे कंडीशन ऑफ माइंड मेंटेन रखें? तो हमने जो पतंजलि के सूत्रास में देखा, हमने जो भगवत गीता में देखा, तो न्यूरो साइंस में भी हमारे पास इसकी बहुत सारी स्टडीज हैं कि कैसे हम अपने माइंड को उस स्टेट में रखें कि वो पूरी तरह फोकस्ड हो, हमारे माइंड की लर्निंग एबिलिटी मैक्सिमाइज्ड हो। तो अल्फा स्टेट में जब हमारा माइंड रहता है तो हम मैक्सिमम सीख पाते हैं, कंडीशन ऑफ माइंड बहुत बेहतरीन रहती है। तो क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर यतिन आज हैं तो हम उनका पूरा फायदा उठाते हुए उनसे ही सीधा सुनते हैं कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए सर। सुरभि जी, आपने जो कुछ भी बोला भगवत गीता का, फिर विक्षिप्त स्टेट, फिर उसके बाद निरुद्ध स्टेट, ये बहुत मतलब आज के युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और जब आप बोल रही थी तब मैं सोच रहा था कि शायद अगर भगवान कृष्ण उस समय
ईईजी के बारे में कुछ बोलते तो शायद अर्जुन से सीधे बोलते कि बेटा तुम ये सब करने की बजाय अल्फा स्टेट में यदि काम करोगे तो सब चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। तो कमिंग टू द सीरियस टॉक अबाउट दिस, ब्रेन इज लाइक अ बैटरी, और दिमाग बैटरी की तरह काम करता है और बिजली की तरंगे प्रोड्यूस करता है। तो हम जैसे जैसे विचार अपने दिमाग में रखते हैं उस प्रकार की अलग अलग तरंगे ब्रेन अपना प्रोड्यूस करता है। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग रहती है, जब आप शांत रहते हैं तो फ्रीक्वेंसी कुछ अलग रहती है, और जब आप सो रहे होते हैं तब फ्रीक्वेंसी कुछ अलग रहती है। तो यूजुअली जो लोग ध्यान करते हैं या जो मेडिटेटिव मोड में रहते हैं, उनकी यदि आप दिमाग की फ्रीक्वेंसी मेजर करें, इस प्रक्रिया को ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसमें हम कुछ इलेक्ट्रोड्स दिमाग के ऊपर लगा करके उससे क्या तरंगे आ रही हैं ये रीड करते हैं। और अल्फा स्टेट जैसे आपने बोला जिसकी फ्रीक्वेंसी कम 8 to 14 रहती है, इस स्टेट में साधारणतः ऐसा देखा गया है कि आप यदि दिमाग को कुछ सजेशन देते हैं इस स्टेट में, तो दिमाग उस सजेशन को बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है। आप यदि ऐसा सोचें कि कल मैं एग्जाम में या मैं एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाला हूं, और वो यदि आप बहुत डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में यदि अपना इनपुट देते हैं तो शायद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पर यदि ये इनपुट इस अल्फा स्टेट में आप अपने दिमाग को देते हैं तो प्रोबेबली योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। और जैसे मैंने आपको पहली स्टोरी में बताया था, जो आपको 2 स्टोरी बताई थी, पहली वो फुटबॉलर की जो वाज बीइंग शॉट डेड, एंड सेकेंड वन खाने की। तो वो जो सुरभि सिस्टर ने विक्षिप्त स्टेट बोली है कि आपको किसी ने कुछ बोला और आप इमीडिएटली यू हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग टू व्हाट द अदर पर्सन हैज सेड, व्हाइल इस अल्फा स्टेट में यू लर्न टू रिस्पॉन्ड रादर देन टू रिएक्ट। तो इसमें रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, द इमीडिएट रिस्पॉन्स इज कि वो भी मुझे थप्पड़ मार दे, दिस इज अ रिएक्शन। वाइल रिस्पॉन्स इज अगर मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है और वो थप्पड़ मान लीजिए मेरी माँ ने मुझे मारा है, तो आई विल टेक अ पॉज, आई विल थिंक कि ये जो थप्पड़ मारा गया है ये मेरी भलाई के लिए मारा गया है, और आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। सो दिस एबिलिटी to have a pause between your action and a reaction is all what this alpha state is about. तो एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि ह्यूमंस और एनिमल्स में जो ब्रेन में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, हम लोग तो बहुत न्यूरो सर्जरीज में हमको बहुत सारे दिमाग दिखते हैं, बूढ़ों के, जवान लोगों के, बच्चों के, तो देख देख करके पता चलने लगता है कि चाहे मरीज बेहोश हो, हमको पता होता है कि जब ये होश में आ गया तो ये किस प्रकार का आदमी होता होगा। तो यूजुअली ह्यूमंस का जो ब्रेन है उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब हमारा जो सामने वाला ब्रेन है उसका भी जो सामने वाला हिस्सा रहता है, दैट इज वेरी वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस। मतलब उसमें आपकी कॉन्शियस थिंकिंग एबिलिटी, कॉन्शियस फीलिंग, जो हम लोगों से बात करते हैं और जो हम भावनाएं प्रोड्यूस करते हैं, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से होती हैं। और इन सब चीजों में जब अल्फा स्टेट में आपका माइंड रहता है, देन योर माइंड बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इन अदर मीन्स यू बिकम मोर ह्यूमन। अगर हमारे ह्यूमन बीइंग्स में से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स निकाल दिया जाए तो हम और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। जानवर को भी मारा तो वो भी मारेगा, हमको भी मारा तो हम भी मारेंगे। सुरभि जी, आप ब्राइटर माइंड्स में इन सब चीजों के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, तो आप भी यदि अपने कुछ व्यूज इस पर शेयर करें तो इट वुड बी वेरी गुड। हमने पाया कि हमारा जैसे लर्निंग एबिलिटी, बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लर्निंग एबिलिटी अच्छी जा रही है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटीज अच्छे से चल रही हैं, लेकिन जैसे ही उस कुछ फियर आया या कुछ स्ट्रेस आया या उसको लगा कि कोई कमांडिंग हो रहा है हमारे साथ, या उसको कुछ नेगेटिव इनपुट मिल गया बच्चे को,
या उसको किसी भी तरीके से लगने लगा कि सामने से जो हमें पढ़ा रहा है या जो एक्टिविटी करा रहा है वो हमारी केयर नहीं करता, हमें प्यार नहीं करता। परसेप्शन है, ये तो बच्चे परसीव कर सकते हैं। तो जैसे ही माइंड वो परसीव करता है ना, तब क्या होता है ये समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है हमारे ब्रेन में ना एक फंक्शन है, न्यूरल फंक्शन, जिसे अमिगडाला बोलते हैं। तो जैसे ही कुछ फियर या स्ट्रेस या बच्चों ने कमांडिंग, कुछ उनको लगा कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो हमें डांट वाट पड़ने वाली, तो क्या होता है तुरंत उनका जो थिंकिंग मोड है ना वो निकल जाता है। तो हमारा जो अमिगडाला, उनका जो ब्रेन का अमिगडाला पार्ट है, वो हाईजैक कर लेता है। तो आप देखो कि वो तुरंत फिर या तो हमारा जो सिस्टम है वो या तो फाइट मोड में चला जाता है, या तो फ्लाइट मोड में चला जाता है, या तो फ्रीज मोड में चला जाता है। तो फाइट मोड क्या है, देखो अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, जैसे ये एक अच्छा वेबिनार चल रहा है, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, और कहीं से कोई अगर एक सांप आ गया मेरे पास, तो मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगी कि उस केस में मुझे क्या करना चाहिए। सांपों की स्पेशीज के बारे में थोड़ा और जानकारी लेना चाहिए कि कितने तरह के पाए जाते हैं संसार में? नहीं ना कोई नहीं करेगा। या तो हम लड़ेंगे, उस सांप को मारेंगे ताकि हम सेफ रहे, या तो हम भाग जाएंगे कि खुद को सेफ करें, डिस्कशन नहीं करते बैठेंगे, और या तो हम फ्रीज हो जाएंगे कि अब हम करें क्या। तो हमेशा देखो थिंकिंग मोड, जो डिस्कशन मोड है, लर्निंग मोड है, उससे वापस आ गया दिमाग। अब पहले जो स्ट्रेस आ गया है, जो इमरजेंसी आ गई है, उससे कैसे डील करो। तो जो लर्निंग वाला मोड था वो तो निकल गया। तो ऐसा ही बच्चों के साथ तो बहुत फास्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल दूंगी कि आजकल ऑनलाइन की पढ़ाई चल रही है, तो बच्चों का तो बहुत इनोसेंट हार्टेड होते हैं। टीचर ने अगर 4 क्लासेस में 4 सेशंस में नाम नहीं लिया तो उन्हें लगता है हमारी कुछ वैल्यू नहीं हो रही, बाकी बच्चों के नाम लिए जा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, बगल में एक यूट्यूब एक और खोल लेंगे कि चलो हम कुछ दूसरा देख लेते हैं तब तक। क्योंकि बच्चों का दिमाग अलग तरीके से भी वायर्ड होता है। उनको फन फील्ड, प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज का जो न्यूरल फंक्शन है वो ज्यादा डेवलप होता है। डॉक्टर यतिन मुझसे रिजोनेट करेंगे इस बात पे कि जो कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग का न्यूरल फंक्शन है वो एज कंपेयर टू प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी का जो न्यूरल फंक्शन है उससे कम डेवलप्ड होता है। तो इसलिए उनको फन फील्ड वे में, जॉयस वे में, अप्रिशिएट करते हुए ये समझना पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर यतिन आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, कैसे हम बच्चों को लर्निंग मोड में रखें, ये समझना बहुत जरूरी है। कि कैसे हम उनको पॉजिटिव प्रेजेस के थ्रू, एप्रिसिएशन के थ्रू, पॉजिटिव, जैसे उनको ये नहीं बताएं कि ये मत करो, क्योंकि मत करो मतलब वो तुरंत दिमाग उनका जाएगा कि ये तो चलो देखते हैं करके क्या बात है। लेकिन डूज बताने, डोंट्स नहीं बताने, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं और हमारे दर्शकों को उसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि इतना समझना हमारे लिए ठीक है। तो पूनम जी, ओवर टू यू। धन्यवाद सुरभि जी। तो अभी आपने बच्चों की बात की है, तो आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए कुछ यंग माइंड्स भी जुड़े हुए हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुंजन और मैं 12th में हूँ। और आज की पैनल डिस्कशन के लिए मैं अपने 3 फ्रेंड्स उमा, आशीष और श्रीकर को साथ लाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा है और मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है और मैं क्लास 9th में हूँ। हेलो एवरीवन, मैं श्रीकर हूँ और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी वेबिनार का टॉपिक है फोकस। तो लैक ऑफ फोकस की सबसे बड़ी जड़ क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। तो इसलिए आज सबसे पहले हम डिस्ट्रैक्शंस की बात करेंगे। तो पहले मैं डिस्ट्रैक्शंस के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है इनसिक्योर फील करना। जैसे आप तीनों के साथ भी ये हुआ होगा कि जब हम किसी फ्रेंड्स के ग्रुप में हों और हम उनसे बात कर रहे हों, तो वो कहते हैं कि मैंने ये देखो ये अचीव किया, मैंने वो खरीदा, ये खरीदा, मेरे पास ये चीज है। तो हमें उनको देख के कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आती है कि काश मैं भी उनके जैसी होती या होता, अच्छा होता, कितना मैं बहुत अच्छा फील करती। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि फिर वो गोल से भी हम हटने लग जाते हैं। हम वो चीजें अचीव करने की कोशिश करते हैं जो वो लोग कर रहे हैं। तो अब उमा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कैसे डिस्ट्रैक्शंस को फेस करते हो? जी गुंजन, अगर मैं मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ ना, तो इस लॉकडाउन के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुई थी। कि जैसे अभी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था
तो पहले हमारा स्कूल अभी अभी स्टार्ट हुआ है, राइट। तो पहले वो एक बहुत बड़ा गैप हो गया अप्रैल से लेके, कि जब हमारे पास कुछ काम नहीं था तो हम सब ने डिसाइड कर लिया कि मतलब सब अपने अपनी हॉबीज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे हम लोग, और फिर हम लोग कुछ नया को करिकुलर एक्टिविटीज सीख रहे थे। तो उस टाइम से लेकर अब जब स्कूल में एक नया सा अचानक से जो शिफ्ट आ रहा है ना, तो वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि अब पूरा फोकस हमारा जो उधर शिफ्ट हो गया था, उधर से फिर से हमें पढ़ाई के पास जाना है। तो वो अब लगता है कि अब वो हॉबीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, स्टडीज पे करते तो वो नहीं होगा, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है। और दूसरे में डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ, तब घर में रहते हैं तो हमारे आसपास पेरेंट्स रहते हैं, हमारे सारे दोस्त हमारे साथ अभी होते हैं कि अभी लॉकडाउन खुल रहा है तो कहीं ना कहीं जाने का प्लान हो जाता है कि चलो आज सब फ्रेंड्स मिलके जाते हैं। और जैसे कि मैंने अभी अभी 10th पास किया है, राइट। तो सब बच्चों का 10th के बाद होता है कि हमें घूमने वगैरह जाना है, तो लॉकडाउन हो गया तो तब हम बच्चे लोग नहीं जा पाए। तो अब जाके जब अनलॉक स्टार्ट हुआ तो सब सोचते हैं कि चलो अब घूमने चले जाएंगे। तो ये दो डिस्ट्रैक्शन मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं कि ये थोड़ा पढ़ाई से फोकस हिलाते हैं। राइट उमा, अभी तो लॉकडाउन में तो डिस्ट्रैक्शंस और बढ़ गए, हम घर पे रहते हैं तो और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते रहते। मैं तो 12th में हूँ ना, तो मेरे लिए तो मतलब फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम पढ़ाई भी मैनेज कर ले और घर पे भी कैसे हम मैनेज करें, ये तो काफी मुश्किल हो गया है। और श्रीकर तो 10th में है, तो श्रीकर आपको कैसे डिस्ट्रैक्शंस फेस करने पड़ते हैं? हाँ, अगर मैं कहूँगा 10th के बारे में डिस्ट्रैक्शन में, तो आप किसी से भी पूछेंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे और 10th से पास करने वाले से भी पूछेंगे, तो वो सब बोलेंगे 10th बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ता है, हर रिसोर्स लेना पड़ता है। तो जब 10th में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमेशा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट को लगता है कि मुझे और कुछ करने के लिए कुछ समय ही नहीं है। तो जब भी थोड़ा सा समय मिल जाता है तो उन्हें करने का बहुत मन करता है, और कभी कभी इसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत सारा समय इसमें ही गवा देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम क्लासेस के लिए इंटरनेट जरूरी होता है, इसलिए हम एक क्लिक में ही अपना सारे वेबसाइट जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं बहुत आसानी से। हम सोचते हैं कि 1-2 मिनट देखने से क्या होगा, पर असल में ऑनलाइन क्लासेस आई थिंक हेल्पफुल भी है। इसकी वजह से, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। स्कूल जाने के लिए क्या बस लेना पड़ता है, हमें इतना समय नहीं लगाना पड़ता है, और हमें पढ़ने के लिए भी ज्यादा समय मिल जाता है। इसलिए ओवरऑल आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस अच्छे हैं, इवन इफ डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। राइट, तो सही कहा आपने। जैसे ही 10th हमारा स्टार्ट होता है, 10th या 12th, तो प्रेशर बहुत जल्दी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है पहले से कि अच्छा इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभी क्या करें। पेरेंट्स भी प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो उमा, आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपका क्या टेक है? हाँ, अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात करूँ तो आजकल बहुत बच्चों से सुनने को मिल रहा है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, स्कूल अच्छा था। लेकिन करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैं ऑनलाइन क्लासेस की बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि अगर एक साल अगर हम टेक्निकली सोचे तो एक साल अगर हम पूरा घर में बैठ जाए, जैसे कि अभी मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो हम एक्टिविटीज में लग गए थे, राइट। तो अब ऐसे पूरा एक साल निकल जाएगा और अचानक से अगर कोई बोलता है कि नाउ यू हैव टू गो टू स्कूल, के चलो स्कूल जाके पढ़ो या फिर पढ़ाई फिर से स्टार्ट करो, तो एक बहुत बड़ा लीप आ जाएगा। तो हमें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस का में इतना बेनिफिट है कि हम अभी भी अपनी पढ़ाई नहीं रोक रहे हैं कहीं पे, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू चल रही है और किसी का एकेडमिक ईयर भी नहीं बिगड़ रहा है। क्योंकि 10th के बच्चों की बात करें या फिर आपके 12th की बात करें, तो अगर पूरा साल अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो बहुत ज्यादा करियर वाइज भी हमें इफेक्ट होता है। तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से चल रहे हैं। राइट, सही कहा उमा और आशीष, उमा और श्रीकर आपने। तो मतलब जैसे कि हमारा काफी ज्यादा टाइम बच रहा है ऑनलाइन क्लास करने से, तो आई कम्प्लीटली एग्री। ऑनलाइन क्लासेस तो काफी मतलब एक तरह से हमारे लिए एक बून है। तो अब मैं आशीष पे आना चाहूंगी कि आशीष, आपने तो ब्राइटर माइंड्स का अल्फा कोर्स भी किया हुआ है और अब आप अल्फा प्लस कोर्स कर रहे हैं। तो मैं ब्राइटर माइंड्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है?
ओके, तो मैंने अल्फा कोर्स मैंने ऑफलाइन किया था और अभी मैं अल्फा प्लस ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो अल्फा प्लस ऑनलाइन के हर एक सेशन के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है, रिलैक्स्ड फील होता है, रिफ्रेश फील होता है, क्योंकि हम लोग बहुत फन लविंग एक्टिविटीज करते हैं, गेम्स खेलते हैं हम लोग। तो उसकी वजह से मुझे अल्फा प्लस ऑनलाइन में बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। और ब्राइटर माइंड्स के बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी रहते हैं, जैसे आपका फोकस बढ़ जाता है, मेरी मेमोरी पावर बढ़ गई है, और टीचर्स जो भी पढ़ाती है वो मुझे समझ जाता है जल्दी से, और वो बहुत टाइम तक याद भी रहता है मुझे मुझे मतलब ज्यादा बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लास्ट में आई एम वेरी थैंकफुल टू ब्राइटर माइंड्स, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरी। राइट, राइट। मतलब आशीष, आपका तो मतलब आप इतने अल्फा प्लस कर रहे हो तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है आपके जैसा। जैसे भी मैं कुछ पढ़ने लग जाती हूँ ना बुक खोल के, तो वो कंसेप्ट बहुत जल्दी डीप में समझ आने लगता है, बहुत जल्दी-जल्दी मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा ये तो काफ़ी ईज़ी था समझने के लिए, पहले क्यों नहीं मुझे समझ आ रहा था। तो कहीं न कहीं वो एक माइंड का मतलब शार्प हो गया है माइंड, या ऑब्जर्वेशन बढ़ गई है कुछ, कहीं ना कहीं तो अच्छा इफेक्ट तो काफी आया है। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो उसमें भी मुझे काफी अच्छा फील हुआ कि मतलब काफी हैप्पी फील करते हैं ना, तो उससे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, और पढ़ाई में अच्छा करते हैं तो भी काफी कॉन्फिडेंट फील होता है। तो अब श्रीकर और उमा, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि ब्राइटर माइंड्स में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? हाँ, मैं कहूँगा अपने लिए तो मेरा मेन प्रॉब्लम जो होता था कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं सकता था। मैं कोई सब्जेक्ट का बुक खोलता था तो सोचने लगता था कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैं पढ़ पाऊंगा या गलत क्वेश्चन पढ़ लूंगा, क्या होगा। तो जो काम कर रहा था वो भी बिगड़ जाता था और आगे का भी बिगड़ जाता था। पर ब्राइटर माइंड के एक्टिविटीज करने के बाद मैं प्रेजेंट मोमेंट पे रह सकता हूँ, फोकस रह सकता हूँ, कोई कुछ क्लैरिटी रहता है, ताकि मैं जो काम नॉर्मली जो प्रेजेंट में कर रहा हूँ वो हो सकता है। और अगर प्रेजेंट में काम हो जाएगा तो ऑब्वियसली फ्यूचर का भी काम हो जाएगा अच्छे से। इसलिए ब्राइटर माइंड ने मुझे इस तरह मदद की है। अगर ब्राइटर माइंड्स अगर मैं ब्राइटर माइंड्स की बात करूँ तो मैं आशीष से बहुत एग्री करती हूँ कि यहाँ हम बहुत सारी फन एक्टिविटीज करते हैं, और अब जब पूरा दिन पढ़ते हैं और वीक के 2 दिन ब्राइटर माइंड्स आता है तो बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्सिंग फील होता है कि यहाँ से हम बहुत बहुत सारे बच्चों के इंटरेक्ट कर पाते हैं। कि कई बार क्लास में इंटरेक्शन, अभी स्कूल के क्लास की बात करूँ तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कम हो गया है कि बहुत सारे बच्चे साथ में होते हैं तो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ हम कम बच्चे होते हैं, हम इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, और डिसिप्लिन सब अपने हिसाब से बना के रखते हैं। कहीं पे भी मैम को किसी को बोलना नहीं पड़ता कि ये आप मत कीजिए, या फिर आप अपना म्यूट रखिए माइक। सब बहुत अच्छे से अपने हिसाब से डिसिप्लिन बना के रखते हैं, एक बहुत अच्छा हमारा फ्लो सा हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और सब फन लविंग लोग हैं और सब बहुत हैप्पी रहते हैं। तो बहुत एनर्जी भी, पॉजिटिविटी भी मुझे ब्राइटर माइंड से बहुत ज्यादा मिलती है। और मैं वीकेंड्स का स्पेशली वेट करती हूँ कि कब इतना पूरा वीक खत्म हो, और मेरे लिए मतलब वीकेंड का एक बहुत बड़ा टारगेट है कि मेरे ब्राइटर माइंड के क्लास आने वाले हैं। तो यहाँ मुझे बहुत मजा आता है, और उसके साथ जो हम एक्टिविटी करते हैं उससे माइंड इतना इम्प्रूव होता है कि जब हम करते हैं तो वो बहुत फन वाली एक्टिविटी होती है, लेकिन उससे हम बहुत सारा सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं उसे बोलना चाहूंगी कि फन विथ लर्न करते हैं हम इधर। कि जो एक्टिविटी करते हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन अचानक से अगर कुछ नया काम करेंगे, जैसे कि अभी मेरी एग्जाम हुई थी तो मुझे लगा था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मुझे आंसर नहीं याद हो रहा है। लेकिन जब वो मैंने पेपर ऑन पेपर लिखना स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत इजीली वो आंसर सारे रिकॉल हो रहे थे। तो ये मैं ब्राइटर माइंड्स में एक मिरेकल करूंगी। और अगर मेरी एक और बात मैं कहना चाहूँ तो मैं ब्राइटर माइंड्स को क्लास जैसा नाम नहीं देना चाहूंगी। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बहुत फन के साथ लर्न करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो दर्शक, जैसे कि आप देख सकते हैं हम चारों को पढ़ाई में काफी हेल्प हुई है ब्राइटर माइंड से, जिससे काफी मतलब कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो उमा, आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं फिर ब्राइटर माइंड्स के? यस, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में सबसे बड़ा बेनिफिट जिसके बारे में अभी हम बात करें कि फोकस बहुत ज्यादा बढ़ता है, कि हम बहुत फोकस्ड हो जाते हैं सारी चीज पे। ऊपर से अगर जब हम फोकस होते हैं तब हम वो चीज अच्छे से कर पाते हैं, उनको वो चीज में अलग से एक्सीलेंस आ जाता है। और उस पे अगर हम एक और चेरी डाल दे तो पॉजिटिविटी, जो अभी आपने बोला कि बहुत बड़ा फैक्टर है,
तो वो एक बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर से हम किसी काम में बहुत ज्यादा एक्सेल कर पाते हैं, तो वो काम हम बहुत शिद्दत से बहुत अच्छे से करने लगते हैं। कि जैसे अब हम ब्राइटर माइंड्स में कहते हैं कि एवरीथिंग दैट आई डू इज फ्रॉम माई हार्ट, कि हम सब चीज अपने दिल से करते हैं, पूरा दिल लगा के करते हैं उस चीज को, तो वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट की सारी चीज की ऑब्जर्वेशन ज्यादा बढ़ जाती है। कि जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं पहले सब बोल देती थी, मतलब कहीं पे मैं कुछ देखती नहीं कि ये मुझे बोलना चाहिए, किसी को मैं बोलूंगी तो हर्ट होगा, तो ऐसे दिमाग एनालाइज करना शुरू कर देता है कि हमें किधर कितना बोलना चाहिए। कि जैसे अभी टीनेज की बात करें तो टीनेज पे जो एक प्रॉपर लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो एक्सपेक्टेड होता है, या फिर जिस भी एज पे हम मतलब वो जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी एक्सपेक्ट होता है, तो वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है हमारा। फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ, तो मेरे में पॉजिटिविटी, मेरे में एनर्जी ज्यादा होती है, तो मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। और उसका बेनिफिट मैंने ये देखा कि मेरे आसपास जो लोग होते हैं वो भी बहुत हैप्पी होने लगते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, और ऊपर से पॉजिटिविटी स्प्रेड होता है तो पूरा माहौल एक अलग सा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। राइट उमा। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा कि हम चारों को पढ़ाई में ब्राइटर माइंड से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, पढ़ाई में फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी अच्छा लगता है ये पढ़ाई करते टाइम। मैंने भी अपने अंदर सिमिलर चेंजेस काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किए हैं कि जैसे मेरा फोकस बढ़ गया है ना, तो मेरे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने की मेरी विल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो विल पावर बढ़ने से ना डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, तो फोकस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी होती है टीनेज में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज बढ़ना इस टाइम पे ज़रूरी है। और मेरी तो काफ़ी ज़्यादा, मैं डिसीजंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा जल्दी इजीली बना पाती हूँ और अच्छे डिसीजंस बना पाती हूँ। तो आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल था। और जैसे ही हम फोकस, हमारा किसी भी काम में फोकस बढ़ता है, तो हम ऑटोमेटिकली उसमें एक्सेल करते हैं, और एक्सेल करने से तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, और उसी कॉन्फिडेंस से पॉजिटिविटी बढ़ के लाइफ में हम हैप्पी रह सकते हैं। और लाइफ में खुशी से बड़ी और कोई चीज़ ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच आशीष, उमा और श्रीकर। आज की पैनल डिस्कशन हम यही ख़त्म करेंगे। तो दर्शकों, आप भी हमसे मिलते रहिए और हम भी आपसे मिलते रहेंगे। ओवर टू यू सुरभि मैम। धन्यवाद बच्चों। बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से और खुलकर अपने विचार आज हमारे सामने साझा किए हैं। डॉक्टर यतिन जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करें ताकि वह घर पर बैठे बैठे इससे कुछ लाभ उठा सके, और साथ ही हमें आपकी ओपीडी में अपॉइंटमेंट लेकर ना आना पड़े। डॉक्टर यतिन जी, थैंक यू। सबसे पहले कुछ आगे बोलने के पहले मुझे first I would like to congratulate all the people who were there for the on screen. बच्चे बहुत अच्छा बोले। मैं जब इनकी उम्र का था तब मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर था, और मुझे अगर 4 लोग सामने आ जाएं, मुझे एक इंसिडेंट याद आता है जब मेरी माताजी ने मुझे स्टेज पर खड़ा किया था और मैं स्टेज से नीचे आ गया था ये कह करके कि मैं 10 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता। आई रिमेम्बर दैट टू दिस डेट, सो वेरी वेरी वेल डन। आपने कुछ टिप्स पूछे हैं, तो मुझे सबसे पहला, आज के लोगों जो यूथ है उसमें ऐसे लगता है कि सब यूथ को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, सम फिजिकल डिसिप्लिन दे शुड फॉलो एवरी डे इन लाइफ। मे बी कोई गेम खेले, कुछ योगा करें, समथिंग, सम अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी एसेंशियल। मुझे लगता है आप सब लोग मेरे साथ अग्री करेंगे कि ज्यादातर बच्चे, यदि आज आप देखते हैं तो ऐसे लगता है कि उनमें से वो जीवन किसी ने खींच लिया है, मतलब फिजिकल बॉडी में से भी जीवन खींच लिया है, मेंटली भी जीवन खींच लिया है। वो बिल्कुल ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह दिखते हैं। और क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, विच लीड्स टू बैड पोस्चर्स। आजकल छोटे छोटे बच्चों को इतने लंबे समय से वो स्क्रीन पर बैठते हैं, डेस्क पर बैठते हैं, और गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो यूजुअली गर्दन का दर्द बच्चों को ज्यादा होता है क्योंकि द एंगल ऑफ द हेड एंड द नेक, हमारा सर मान लीजिए हमारी गर्दन के ऊपर फिक्स किया हुआ है,
और यदि एंगल उसका चेंज होता है, मीन्स इफ नॉर्मली 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री पर इंक्लिनेशन आता है, तो हम लोगों को फिजिक्स में सिखाया जाता था कि फोर्स जो कोई एंगल एक्सर्ट करता है इज एफ कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल। तो जितना जितना गर्दन आगे बढ़ती जाती है उतना गर्दन की मसल्स के ऊपर, गर्दन के बोन्स के ऊपर ज्यादा फोर्स पड़ता है, एंड दैट कॉजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो सब बच्चों को जब पढ़ाई करते हैं, जब बैठते हैं, तो दे शुड मेक अ हैबिट ऑफ सिटिंग स्ट्रेट एंड स्टडिंग ऑल्सो स्ट्रेट, नंबर 1। सेकेंड टिप जो मुझे ऐसे लगता है कि सब लोगों को करना चाहिए, दैट यू शुड ट्राई टू बी इन द मोमेंट। और ये टिप मेरे ख्याल से ज्यादातर पेरेंट्स के लिए ज्यादा और बच्चों को ये फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप नहा रहे हैं, तो आपका पूरा ख्याल नहाने के ऊपर होना चाहिए, रादर देन आपका ख्याल है कि आप कुछ नहाने के बाद क्या करने वाले हैं। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो पूरा ख्याल खाने की टेस्ट के ऊपर, खाना कैसा बना है, किसने बनाया है, हाउ गुड इज द फूड, इसके ऊपर जाना चाहिए। एवरी टाइम जब आपका दिमाग कहीं और जाता है, you should actively get back the concentration to what you are doing in the present। और ये जब हम repetitively करते जाते हैं तो ये एक आदत सी बन जाती है, और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो obviously you will think only about studies। तीसरी बात जो बहुत सारे लोगों को एप्लीकेबल है इज डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। ज्यादातर बच्चे, जैसे सुरभि जी ने भी बोला कि पूरी चीज की क्लास चल रही है और बच्चों को लगता है क्यों ना एक यूट्यूब का वीडियो ही देख लें, क्योंकि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है दैट इज वो सब चीज मुझे आती है। बट इट इज लाइक पुटिंग फायर टू अ पेट्रोल स्टेशन। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ एक माचिस की तीली से सिर्फ थोड़ी सी ही आग लगाऊंगा और उससे बाकी का पेट्रोल स्टेशन नहीं जलेगा, ऐसे नहीं होता। वो थोड़ी एक बार जब तीली जलती है तो उसके बाद की बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। एंड डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इज वन थिंग लाइक दैट। आपको लगता है यूट्यूब के ऊपर एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, उस वीडियो के दौरान नीचे से कोई एक दूसरा एड पॉपअप हो जाता है which you are interested in, then you start seeing that ad, then from that thing the story goes on। तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन शुड बी मेड टू मिनिमम, जिसके लिए आपका स्क्रीन टाइम जहां तक हो सके आपको लिमिट करना चाहिए। और अच्छे काम के लिए आपको यदि 10 घंटा बैठना पड़ रहा है, यू सिट फॉर 10 hours, बट इफ दैट वर्क इज यूजलेस यू शुड नॉट इवन वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑन दैट वर्क। और लास्ट चीज जो मुझे, आजकल बहुत सारे बच्चे ओपीडी में आते हैं और बोलते हैं हमको रात को नींद ही नहीं आती। I find it very surprising कि kids who are just 10 years old, 15 years old आकर के बोलते हैं कि हम रात को सो नहीं पाते। तो this is only because दिन भर में कोई physical activity नहीं है, your body is not getting tired। और रात को अगर आप बिस्तर के ऊपर जाने के बाद आपको यदि सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं, इट मीन्स समथिंग इज वेरी सीरियसली रॉन्ग इन योर होल डेज एक्टिविटीज। तो बाय द टाइम यू आर ऑन द बेड यू शुड बी डेड टायर्ड, मतलब आप लेट जाओ और आप, मतलब अलग शब्दों में कहना चाहिए आप मर जाने चाहिए उस समय। टिल सच टाइम यू डोंट वेक अप यू आर टोटली डेड। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। तो मुझे लगता है फिजिकल एक्टिविटी, उसके बाद नो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन एंड फोकसिंग ऑन वन थिंग एट वन टाइम आर 3 very important things which should be routinely practiced। सुरभि जी, इन सब चीज, ये सब चीजें हम लोग ब्राइटर माइंड्स में काफी एक्टिवली करते हैं, तो आप हम सब लोगों के साथ प्लीज शेयर कीजिए व्हाट ऑल थिंग्स वी आर डूइंग विद द किड्स। जो हमारा माइंड है ना, क्योंकि हम कंडीशन ऑफ माइंड हमने बात की, तो उसके इनलेट्स क्या क्या, इनपुट्स क्या क्या, कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसको। तो देखो, एक तो हमारे जो 5 सेंसेस हैं, टच, स्मेल, हम आंखों से देखते हैं, तो 5 सेंसेस सबको ही पता है। तो जो हमारे 5 सेंसेस हैं, एक तो उनसे इनपुट आता है। तो जो आपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की बात की कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो क्या करेगा, कंटेंट है हमारे माइंड का, उतना वो इन्फॉर्मेशन जा रही है हमारे माइंड को, तो थॉट्स अकॉर्डिंगली जाएंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है समझना कि एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं। जैसे आपने फिजिकल एक्टिविटी की बात की,
तो इस पे भी हमें समझना है कि हम क्या एक्टिविटीज करें, जैसे आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, और क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे हम माइंड का फोकस मेंटेन रखें। तीसरा जो है वो है मेमोरी। तो दो तरह का अगर हम माने कि एक तो कॉग्निटिव मेमोरी है कि कुछ हम याद कर रहे हैं, पढ़ते हैं तो याद करते हैं, दूसरा इमोशनल मेमोरी। तो कैसे उसको हम डिजाइन करें ताकि वो हमेशा एक इमोशनल रेजिलियंस की स्टेट बनी रहे, हमेशा जॉय फैक्टर बना रहे बच्चों में। बहुत सारी हम स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें से एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। तो जैसे सपोज हम सेंसरी सब्स्टिट्यूशन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जब हमारे बच्चों का माइंड अल्फा स्टेट में आ गया, उसकी ट्रेनिंग हो गई उस सेशन में, तो हम क्या करते हैं, उन्हें हम सपोज कलर समझने को दे रहे हैं या नंबर समझने को दे रहे हैं, तो बच्चा अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ उस मूवमेंट में उस बॉल को या उस कलर को, जो भी हमने दिया है ऑब्जेक्ट, उसको फील करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखो कि जब वो उस मोमेंट में उसको महसूस करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या ट्रेनिंग हो जाएगी कि कैसे वो उस मोमेंट में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अपने आप को फोकस करे। और धीरे धीरे जब वो कलर समझ में आने लगता है उसे, और बहुत सारी एडवांस्ड एक्टिविटीज भी बच्चे करते हैं, तो देखो उससे क्या होगा कि जब उसने अपने माइंड को प्रेजेंट में फोकस किया और वो कर पाया, तो एक तरह का जॉय आ जाता है कि अरे मैं कैसे ये कर पाया। तो देखो आप, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो इंट्यूशन तो हम सब में, लेकिन हम उसको डिमांड पे जब एक्सेस कर पाते हैं, जब हमें जरूरत है तो हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे, हमारे पेरेंट्स जो हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, वो भी करवा सकते हैं कुछ एक्टिविटीज घर पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ बालकनी में या कहीं भी गार्डन है, आप पत्तियों को ऑब्जर्व करना सिखाइए बच्चों को, कोई पिक्चर दे दीजिए, उसको ऑब्जर्व करना सिखाइए बच्चों को, उसके डिटेल के बारे में आप बैठ के बात कीजिए। तो वो क्वालिटी टाइम हमें डिसाइड करके प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा कि कैसे ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटीज हम उनको सिखाएं। दूसरा, हम जो और एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं, जैसे हम प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग बच्चों के साथ बहुत काम करती है। तो उन्हें अगर हम एक हफ्ते का प्लान बनाएं कि अच्छा हम लिख के बनाएंगे, उसमें मेरे साइन होंगे, बच्चे के साइन होंगे, ये बहुत काम करता है। अगर मेरे साइन होंगे, बच्चे के साइन होंगे, पूरा स्केड्यूल हम लिखेंगे और उसके बाद हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, फ्लेक्सिबल रखेंगे, सटल वे में जाएंगे, और बाद में एक हफ्ते बाद फिर से उसको रिवाइज करेंगे उसी प्लान को। लेकिन उसमें ताना नहीं देंगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। उसको पॉजिटिव एनकरेजमेंट देंगे कि देखो तुमने काफी कोशिश करके अच्छा किया, और क्या अच्छा कर सकते हैं इसमें। तो उस तरह से अगर हम उसको लेके जाएं, प्लस बहुत बड़ा अगर हमने गोल दे दिया बच्चे को, तो वो क्या करता है, प्रोकास्टिनेट करता है, आगे बढ़ा देता है। तो उसको छोटे छोटे में बांट दें, ये हम कर सकते हैं एक्टिविटीज में। तो इस तरह की हम बहुत सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जैसे आपने स्लीप की बात करी, तो हार्टफुलनेस वे में, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में एक बहुत अच्छा टेक्निक है कि आप जब सो रहे हैं तो आप अपनी राइट करवट पे सोइए। तो उससे क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, जो हमें काम डाउन, कूल डाउन होने में मदद करता है। एक और बहुत खूबसूरत टेक्निक है कि आप जब सोने के लिए लेटे तो आंख बंद करके ये महसूस करें कि एक ठंडे पानी की धार आपके सिर से ऊपर की तरफ आते हुए आपको पूरी तरह कूल डाउन करती जा रही है। बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करता है ये। आजमा के देखेंगे लोग और फिर उनको पता चलेगा कि बहुत खूबसूरत टेक्निक हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से अवेलेबल। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक जब आप सोचेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा। अच्छी मेमोरीज कैसे बनाएं, उनके साथ अच्छी स्टोरीज शेयर करें, जोक्स शेयर करें, बहुत जरूरी है। दिन में बच्चों के साथ थोड़ा हंसना, मुस्कुराना, उनके साथ उनके गेम्स में घुस के देखना कि अच्छा तुम कैसे कर रहे हो, देखो इसको ऐसे करें क्या, ताकि वो एक्सप्लोरेटरी मोड में जाए। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, बच्चों का दिमाग तो अलग तरीके से काम करता है। वो पहले फन फील्ड, तो जो फन फील्ड एक्टिविटीज हैं जिसमें उसको मजा आ रहा है, उसमें उसका फोकस बहुत रहेगा। लेकिन अगर कोई नई चीज है, चैलेंजिंग है, तो उतना नहीं रहेगा। यही कारण है स्टडीज में बोर हो जाते हैं। तो उसमें कैसे करें, उनको हम बहुत फन फील्ड तरीके से कैसे इंट्रोड्यूस करें, तो ये हम अच्छे से प्लानिंग करके कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना अगर हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो टेक्निक्स तो बहुत हैं, हम लोग जरूर उसको शेयर करते रह सकते हैं। पूनम जी, ओवर टू यू। धन्यवाद सुरभि जी। तो हमने आज यह जाना कि फोकस रहने के लिए माइंड को प्रशिक्षित किया जा सकता है, और साथ ही ब्राइटर माइंड किस प्रकार बच्चों में फोकस और पॉजिटिविटी का विकास करता है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज इस विषय पर किस प्रकार मददगार हैं। हमने आज बहुत सी प्रैक्टिकल टिप्स भी जानी।
जिन्हें अपनाकर हम अपनी और अपने परिवार की सहायता जरूर कर सकते हैं। इतने आसान शब्दों में हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरभि जी, धन्यवाद डॉक्टर यतिन जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दर्शकों, इस विषय पर हमारी टीम द्वारा तैयार की गई एक डिटेल्ड प्रैक्टिकल टिप्स आप प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में शेयर किए गए फॉर्म द्वारा अपना ईमेल आईडी हमें शेयर करें। हमारी टीम आपको उसे प्राप्त ईमेल आईडी पर जरूर भेज देगी। साथ ही इस वेबिनार में जो भी बातें हुई उनके बारे में अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है, कोई भी सवाल है, तो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। ब्राइटर माइंड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे इसी सीरीज के अगले भाग में। हार्टफुलनेस, ध्यान, रिलैक्सेशन और सफाई की विधियों को निःशुल्क सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू।